गली में गूंजती वह आवाज जिसे ज्यादातर लोग सुनकर अनदेखा कर देते हैं, दरअसल किसी के दिल की आखिरी उम्मीद होती है। प्लास्टिक के बर्तन ले लो, सस्ते बर्तन, काम के बर्तन। यह आवाज किसी दुकान की नहीं थी, किसी विज्ञापन की नहीं थी, बल्कि एक ऐसे लड़के की थी जिसके कंधे पर लटका जाल उसके पूरे घर का बोझ उठाए हुए था। अगर उस दिन तुम उस आवाज को ध्यान से सुनते तो शायद समझ पाते कि यह सिर्फ बर्तन बेचने की आवाज नहीं थी, यह किस्मत को ललकारने की आवाज थी। वह लड़का दुबला पतला था, उम्र शायद 17 या 18 साल। चेहरे पर मासूमियत थी, मगर आंखों में समय से पहले बड़ा हो जाने की थकान। कंधे पर मोटा सा जाल था जिसमें रंग बिरंगे लेकिन सस्ते प्लास्टिक के बर्तन भरे थे, बाल्टियां, प्लेटें, जग, डिब्बे। जाल इतना भरा हुआ था कि उसका एक कंधा हमेशा दूसरे से नीचे झुका रहता, लेकिन वह कभी शिकायत नहीं करता था। उसका नाम किसी को याद नहीं था, लोग उसे बस बर्तन वाला लड़का कहते थे। वह रोज सुबह फजर के बाद घर से निकलता, माँ दरवाजे पर खड़ी होकर बस इतना कहती, बेटा अल्लाह तुम्हें खाली हाथ वापस ना लौटाए। और वह हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब देता, अम्मी आज जरूर कुछ अच्छा होगा। लेकिन आज का दिन अलग था। धूप तेज थी, गलियां गर्म थी और लोग बेपरवाह। वह एक के बाद एक मोहल्ले में आवाज लगाता रहा, मगर कहीं से सिर्फ दरवाजे बंद होने की आवाज आई, कहीं तंज भरी नजरें, कहीं बच्चों की हंसी। दोपहर तक उसके जाल का वजन कम होने के बजाय उसके दिल का बोझ बढ़ चुका था। फिर वह उस मोहल्ले में दाखिल हुआ जहां बड़े बड़े दरवाजे थे, ऊंची दीवारें थी और ऐसी खामोशी थी जैसे यहाँ गरीबों की आवाजें अंदर आने से पहले ही मर जाती हो। ये बड़े चौधरी का इलाका था। उसने आदत के मुताबिक आवाज लगाई, प्लास्टिक के बर्तन ले लो, सस्ते बर्तन। अभी आवाज पूरी भी नहीं हुई थी कि एक भारी दरवाजा जोर से खुला। फिर दूसरा, फिर तीसरा। चौधरी के बेटे बाहर निकल आए, ताकतवर, घमंडी और बेरहम। ओए, यहाँ क्यों शोर मचा रहा है? एक ने आगे बढ़कर जाल को लात मार दी। बर्तन जमीन पर बिखर गए। हमें भिखारियों की आवाज पसंद नहीं। दूसरे ने उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। लड़का समझ भी नहीं पाया था कि घूंसे, लाते, गालियां सब एक साथ बरसने लगे। दफा हो जाए यहां से, कोई ढंग का काम नहीं, बस भीख मांगने आ जाते हो। उसने हाथ जोड़कर कहा, भाई मैं तो बस बर्तन बेच रहा हूं, किसी का नुकसान नहीं कर रहा। लेकिन उसकी आवाज उनके ठहाकों में दब गई। किसी ने उसे दीवार से दे मारा, किसी ने जाल खींचकर फेंक दिया। कुछ बर्तन टूट गए, कुछ गली में फैल गए। आखिरकार वह लड़का जमीन पर बैठ गया, सिर झुकाए, खामोश। मार रुक चुकी थी, मगर बेइज्जती अभी बाकी थी। चौधरी के बेटे हंसते हुए अंदर चले गए, जैसे कुछ हुआ ही न हो। वह लड़का धीरे धीरे उठा, कांपते हाथों से बर्तन समेटे। कुछ टूट चुके थे, कुछ बेचने लायक नहीं रहे थे। आंखों में आंसू थे, मगर उसने रोने नहीं दिया। उसने जाल कंधे पर रखा। अब वह पहले से भी ज्यादा भारी लग रहा था और बिना पीछे देखे उस मोहल्ले से निकल गया। चलते चलते उसके कदम खुद ब खुद शहर के किनारे पहुंच गए, जहां एक पुराना घना पेड़ था। लोग कहते थे कि यह पेड़ बहुत पुराना है, इतना पुराना कि इसने कई कहानियां देखी हैं, कई आहें सुनी हैं। वह पेड़ के नीचे बैठ गया, जाल एक तरफ रखा, सिर घुटनों में छुपा लिया। मेरा नसीब ही ऐसा है, उसने खुद से कहा। ना बाप है, ना सहारा, बस ये जाल, ये आवाज और ये जिल्लत। हल्की हल्की हवा चल रही थी, पत्ते सरसराने लगे। वो सोचों में इतना डूबा था कि उसे नींद आ गई, ऐसी नींद जो थकान और मायूसी के बीच आती है। अचानक एक हल्की सी रोशनी, फिर एक चमक, फिर पेड़ की डालियों के बीच नीला सा नूर फैलने लगा। वह चौंक कर जाग गया। पेड़ के ऊपर से रोशनी उतर रही थी, जैसे चांद जमीन पर उतर आया हो। हवा में एक अजीब सी खुशबू फैल गई, ऐसी खुशबू जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। और फिर वह दिखाई दी, नीले नूर में लिपटी हुई, आंखें गहरी और मुलायम, चेहरे पर अजीब सा सुकून। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे, जैसे हवा भी उसका हुक्म मानती हो। वह जिनजादी थी। डर मत, उसकी आवाज नरम थी, मगर उसमें सदियों की ताकत छुपी थी। मैंने सब देखा है। लड़का कांपने लगा, जबान साथ नहीं दे रही थी।
मैंने कोई गुनाह नहीं किया। जिनजादी मुस्कुराई। मैं सजा देने नहीं आई, मैं इंसाफ देने आई हूं। जमीन जैसे उसके कदमों को छूकर खुद को धन्य समझ रही हो। तू अकेला नहीं है, उसने कहा। अब मैं तेरे साथ हूं। लड़के की आंखों से आंसू बह निकले, इस बार बेबसी के नहीं बल्कि किसी अनजानी उम्मीद के। और वहीं से इस कहानी का असली सफर शुरू हुआ। एक गरीब लड़के और एक जिनजादी का ऐसा रिश्ता जो न सिर्फ उसकी किस्मत बदलेगा बल्कि उस मोहल्ले के घमंड को भी मिट्टी में मिला देगा। रात धीरे धीरे फैल रही थी। आसमान पर सितारे एक एक करके रोशन हो रहे थे, मगर उस पेड़ के नीचे एक अलग ही रोशनी थी, नीली, मुलायम लेकिन ताकत से भरी हुई। लड़का अब भी जमीन पर बैठा था। उसके सामने जिनजादी खड़ी थी और उसके दिल में सवालों का तूफान उठा हुआ था। तुम सच में मेरे साथ रहोगे? उसने धीमी आवाज में पूछा, जैसे डर हो कि कहीं यह सपना टूट न जाए। जिनजादी ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में इतनी गहराई थी कि लगता था सदियों की कहानियां उनमें दफन हैं। जब तक नाइंसाफी बाकी है, मैं तेरे साथ हूं, उसने कहा। और जब तक तेरा दिल साफ है, कोई ताकत तुझे तोड़ नहीं सकती। उस रात वह लड़का पहली बार सुकून से सोया, पेड़ के नीचे जमीन पर, मगर दिल में एक अजीब सा इत्मीनान था। जिनजादी सारी रात वहीं रही, कभी पेड़ की शाखों पर, कभी हवा में, जैसे किसी रखवाले की तरह। सुबह फज्र से पहले उसकी आंख खुल गई। जाल वहीं था, बर्तन भी, मगर दिल हल्का था। आज फिर आवाज लगानी है, जिनजादी ने मुस्कुराकर पूछा। वह चौंक गया। तुम सब सुन सकती हो? मैं सब देख सकती हूं, वह बोली। मगर फैसला हमेशा इंसान खुद करता है। बहू था, जाल कंधे पर रखा और गली की तरफ चल पड़ा। आज उसकी आवाज में कोई कांप नहीं थी। प्लास्टिक के बर्तन ले लो, सस्ते बर्तन। लोग रुक गए। कुछ ने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा, कुछ को लगा जैसे उस आवाज में कोई नया वजन है, कोई नई ताकत। एक औरत बाहर निकली। बेटा, ये जग कितने का है? उसने कीमत बताई। औरत ने पूरे पैसे दिए। न कोई बहस, न कोई तौहीन। फिर दूसरा ग्राहक, फिर तीसरा। जिनजादी उसके साथ साथ चल रही थी, कभी नजर आती, कभी नहीं। मगर जहां कोई उस लड़के से बदतमीजी करने लगता, वहां हवा का रुख बदल जाता। दिल में अजीब सा डर बैठ जाता और वह शख्स खुद ही चुप हो जाता। शाम तक उसके जाल में आधे से भी कम बर्तन बचे थे। वह हैरान था। ये सब तुम्हारी वजह से है, उसने धीमे से पूछा। जिनजादी ने सिर हिलाया। नहीं, ये तेरे सब्र की वजह से है। मैं तो बस रास्ता साफ कर रही हूं। मगर असली इम्तिहान अभी बाकी था। चौधरी के बेटे खिड़की से ये सब देख रहे थे। वही लड़का, वही जाल, मगर आज वो झुका हुआ नहीं लग रहा था। उसके चेहरे पर डर नहीं था। ये कैसे हो सकता है? एक ने दांत पीसते हुए कहा। कल तो हमने इसे आधा मार डाला था। जरूर किसी का जादू है, दूसरा बोला, या कोई खेल खेला जा रहा है। उन्होंने उसे फिर से सबक सिखाने का फैसला किया। अगले दिन जैसे ही वह लड़का उसी गली में दाखिल हुआ, चौधरी के बेटे बाहर आ गए। इस बार उनके हाथों में लाठियां थी। ओए, एक चिल्लाया, आज बड़ा खुश लग रहा है। लड़का रुक गया, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह जिनजादी को देख नहीं पा रहा था। मैं सिर्फ बर्तन बेच रहा हूं, उसने कहा। किसी का हक नहीं मार रहा, हमें अक्ल मत सिखा। एक ने लाठी उठा ली। उसी पल हवा जोर से चली, धूल उड़ने लगी, दरवाजे बजने लगे और फिर वह दिखाई दी, नीले नूर में लिपटी हुई, आंखों में आग, मगर चेहरे पर सुकून। चौधरी के बेटे पीछे हट गए। ये क्या है? एक की आवाज कांप रही थी। जिनजादी ने धीरे से हाथ उठाया। लाठियां जमीन पर गिर गईं। उनके हाथ सुन्न हो गए। ये तुम्हारी पहली गलती का अंजाम है, उसकी आवाज गूंज उठी। कमजोर को सताना। अचानक उन्हें अपने किए हुए सारे गुनाह नजर आने लगे। हर जुर्म, हर गाली, हर मार। उनके दिलों पर बोझ पड़ने लगा। सांस लेना मुश्किल हो गया। बस करो, एक चीख पड़ा, हमें माफ कर दो। जिनजादी ने हाथ नीचे कर लिया। सब कुछ थम गया। सबका याद रखना, उसने कहा, वरना अगली बार सिर्फ डर नहीं होगा। लड़का खामोशी से खड़ा था। उसकी आंखों में डर नहीं, हैरानी थी। चौधरी के बेटे भाग खड़े हुए। गली में सन्नाटा छा गया।
उस दिन के बाद पूरी मोहल्ले में बात फैल गई, बर्तन वाले लड़के के साथ कोई ताकत है। चौधरी को यह बात पसंद नहीं आई। वह घमंड से बड़ा आदमी था। उसने फैसला किया कि इस जिन्न को पकड़ना ही होगा। कल बड़े ओझा को बुलाओ। उसने हुक्म दिया, जो भी है खत्म करना है, अब असली खतरा शुरू होगा। उसने कहा, क्या तुम डरोगे? लड़के ने सिर हिला दिया। नहीं, अगर तुम मेरे साथ हो। वह मुस्कुराई। याद रखना, ताकत हमेशा नेकी के साथ होती है। दूर कहीं ढोल की आवाज गूंजी। मंत्रों की गूंज सुनाई दी। बड़े ओझा की आमद हो चुकी थी और हवा में एक भारी सा एहसास फैल गया, जैसे इम्तिहान अब अपने आखिरी मोड़ की तरफ बढ़ रहा हो। उस दिन की रात आम रात नहीं थी। आसमान पर बादल इस तरह जमे हुए थे जैसे किसी जंग की तैयारी हो रही हो। हवा में अजीब सी घुटन थी और शहर के किनारे खड़ा वही पुराना पेड़ आज कुछ ज्यादा ही खामोश लग रहा था। लड़का पेड़ के नीचे बैठा था, जाल एक तरफ रखा हुआ। दिल में बेचैनी थी, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। जिनजादी उसके सामने खड़ी थी, मगर आज उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। वह आ रहा है, उसने धीमी आवाज में कहा। बड़ा ओझा जो अपनी ताकत पर घमंड करता है। लड़के ने सूखे होठों पर जबान फेरी। क्या वह तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है? जिनजादी ने उसकी तरफ देखा। ताकत का नुकसान सिर्फ घमंड से होता है, वो बोली, और घमंड उसके दिल में भरा हुआ है। दूर से ढोल की आवाज तेज होने लगी। मंत्र पढ़े जा रहे थे। कदमों की आहट सुनाई देने लगी। चौधरी, उसके बेटे और उनके साथ एक लंबा सा आदमी काली चादर में लिपटा हुआ, गले में ताबीज, आंखों में अजीब सी चमक, यही था बड़ा ओझा। वह पेड़ के सामने आकर रुका, जमीन पर कुछ लकीरें खींची, आग जलाई और मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। जो भी इस पेड़ में छुपा है, उसकी आवाज गूंजी, मेरे हुक्म से सामने आओ। हवा थम गई, पत्ते साकित हो गए। लड़के का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जिनजादी ने धीरे से कहा, डरना मत, जो सच पर होता है उसे कोई कैद नहीं कर सकता। ओझे ने मिट्टी उठाकर आग में डाली। शोले नीले हो गए। चौधरी के बेटे पीछे हट गए। उनके चेहरों पर डर साफ नजर आ रहा था। अचानक जमीन कांपने लगी, पेड़ की शाखें हिलने लगी और फिर जिनजादी पूरी शान से प्रकट हुई। नीला नूर चारों ओर फैल गया, आसमान जैसे रोशन हो उठा हो। ओझा एक पल के लिए पीछे हटा, मगर फिर घमंड में हंस पड़ा। आखिरकार सामने आ ही गई। उसने कहा, आज तुझे कैद करके अपनी ताकत साबित करूंगा। उसने एक ताबीज हवा में उछाल दिया। नूर पर वार किया गया। एक पल को फिजा भारी हो गई। लड़का चीख उठा, नहीं, मगर जिनजादी ने हाथ उठा दिया। ताबीज जलकर लाख हो गया। तुम ताकत को कैद समझते हो, उसकी आवाज गूंजी, और मैं ताकत को अमानत समझती हूं। ओझा गुस्से में आ गया। उसने जमीन पर जोर से पांव मारा। मंत्र और तेज हो गए। फिजा में साए नाचने लगे। अचानक लड़की के कदम अपने आप आगे बढ़ गए। वह नहीं जानता था क्यों, मगर दिल कह रहा था कि अब पीछे हटना मुमकिन नहीं, बस करो। उसने पूरी ताकत से कहा, ये सब मेरी वजह से हैं। अगर किसी को सजा देनी है तो मुझे दो। सब चौंक गए। जिनजादी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। यह कुर्बानी की आवाज है, वो धीमे से बोली। ओझा हंसा, बहुत खूब, तो पहले तुझे ही तोड़ूंगा। वह आगे बढ़ा, मगर जैसे ही उसने लड़के की तरफ हाथ बढ़ाया, एक जबरदस्त झोंका आया। ओझा जमीन पर गिर पड़ा। जिनजादी उसके सामने खड़ी थी। आंखों में सख्ती थी, मगर चेहरे पर गुस्सा नहीं, इंसाफ था। तुम्हें चेतावनी दी गई थी, उसने कहा। जब ताकत नेकी के खिलाफ खड़ी होती है तो खुद ही जल जाती है। उसने हाथ उठाया। ओझे के सारे ताबीज टूट गए। उसकी आवाज खत्म हो गई। ताकत जैसे उसके जिस्म से निकल गई हो। वह घिसटता हुआ पीछे हटा। मुझे माफ कर दो, उसने कांपती आवाज में कहा। मुझसे गलती हो गई। जिनजादी ने नजरें चौधरी की तरफ घुमा दी। चौधरी का घमंड पिघल चुका था। वह जमीन पर बैठ गया। मैं अंधा हो गया था, वह बोला। दौलत ने मुझे जालिम बना दिया। लड़का खामोशी से खड़ा था। उसकी आंखों में न बदले की आग थी, न घमंड। मुझे माफ कर दो, चौधरी ने उससे कहा। जो चाहो मांग लो, लड़के ने सिर हिला दिया। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस किसी गरीब को फिर कभी जलील मत करना। यह सुनकर जिनजादी मुस्कुरा दी। यही असली जीत है, उसने कहा। बादल छटने लगे। नूर धीरे धीरे मध्यम पड़ने लगा। ओझा भाग चुका था। चौधरी के बेटे खामोश खड़े थे, शर्मिंदा, टूटे हुए। रात खत्म हो रही थी। पेड़ के नीचे जिनजादी ने लड़के की तरफ देखा।
अब कहानी अपने आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ रही है, बा बोली, जहां तुम्हें एक फैसला करना होगा। लड़के ने चौंक कर पूछा, कैसा फैसला? वह हल्के से मुस्कुराई, वह फैसला जो तुम्हारी किस्मत हमेशा के लिए बदल देगा। और फजर की पहली रोशनी के साथ हवा में एक नया सवाल गूंजने लगा। फजर की अजान की आवाज फिजा में फैल रही थी। आसमान पर हल्की हल्की रोशनी उभर चुकी थी, मगर उस पेड़ के नीचे एक खामोश सा बोझ था, जैसे कोई फैसला अब भी बाकी हो। लड़का वहीं खड़ा था। रात की सारी हलचल थम चुकी थी। ओझा भाग चुका था, चौधरी और उसके बेटे शर्मिंदगी के आलम में लौट चुके थे। अब सिर्फ वो था और जिनजादी। हवा में नीला नूर धीरे धीरे मध्यम पड़ रहा था। तुमने कहा था कि मुझे एक फैसला करना होगा, लड़के ने धीमे से कहा। अब बताओ, कैसा फैसला? जिनजादी ने आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखों में अजीब सी उदासी थी, जैसे वह पहले से जानती हो कि यह लम्हा आने वाला है। मैं हमेशा यहाँ नहीं रह सकती, उसने कहा। इस दुनिया में मेरा आना एक अमानत था, एक इम्तिहान के लिए। लड़का चौंक गया। मतलब तुम चली जाओगी? उसने सिर झुका लिया। जब जुर्म खत्म हो जाता है तो हमें वापस लौटना पड़ता है। एक पल को लड़के के दिल में जैसे कुछ टूट सा गया। वह कुछ कहना चाहता था, मगर लफ्ज साथ नहीं दे रहे थे। तो फिर मैं बस इतना ही निकल पाया। जिनजादी उसके करीब आई। पहली बार उसने उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम अकेले नहीं हो, वह नरमी से बोली। जो तुमने सीख लिया है वही तुम्हारी असली ताकत है। सूरज निकल चुका था, नूर लगभग खत्म हो रहा था, लेकिन एक रास्ता है, जिनजादी ने कहा। लड़के की आंखों में उम्मीद जाग उठी। कौन सा रास्ता? अगर तुम चाहो, उसने धीरे से कहा, तो मैं हमेशा के लिए इस दुनिया में रह सकती हूं, मगर इसकी एक कीमत है। क्या कीमत? लड़का फौरन बोला। जिनजादी ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मेरी सारी ताकत खत्म हो जाएगी। मैं एक आम इंसान बन जाऊंगी। ना नूर, ना जादू, ना कोई हिफाजत, सिर्फ एक साधारण जिंदगी तुम्हारे साथ। चारों तरफ खामोशी छा गई। यह वह पल था जहां चाहत और कुर्बानी आमने सामने खड़ी थी। लड़के के जहन में सब कुछ गूंग गया। गरीबी, मां का चेहरा, जिल्लत, मार, वह दिन जब उसने पहली बार आवाज लगाई थी। और फिर उसने जिनजादी की तरफ देखा, वह जो बिना किसी लालच के उसके साथ खड़ी रही थी। वह मुस्कुरा दिया। अगर तुम एक आम इंसान बन जाओगी, उसने कहा, तो मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा, जैसे तुमने मेरी की। जिनजादी की आंखों में आंसू आ गए। सोच लो, यह फैसला वापस नहीं लिया जा सकेगा। लड़के ने पहले जमीन की तरफ देखा, फिर आसमान की तरफ। मैंने पूरी जिंदगी किसी सहारे का इंतजार किया, वह बोला। आज कोई खुद मेरे साथ चलना चाहता है, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। वह लम्हा आ गया। जिनजादी ने आंखें बंद कर लीं। नीला नूर तेजी से चमका और फिर धीरे धीरे गायब हो गया। जब रोशनी पूरी तरह खत्म हुई तो उसके सामने एक साधारण सी लड़की खड़ी थी, सीधी सादी, सांस लेती हुई, कमजोर मगर हकीकी। वह लड़खड़ा कर जमीन की तरफ झुकी। लड़का फौरन आगे बढ़ा और उसे संभाल लिया। अब मैं तुम्हारे हवाले हूं, उसने कमजोर सी मुस्कान के साथ कहा। उस दिन शहर में एक अजीब सी खबर फैल गई। बर्तन बेचने वाला लड़का अब अकेला नहीं था। उसके साथ एक लड़की थी, खामोश, शरीफ, मगर आंखों में गहराई लिए हुए। वक्त गुजरता गया। चौधरी ने अपनी जमीन का एक हिस्सा उसे दे दिया। लोगों का रवैया बदल गया। जो कल तक जलील करते थे, आज सलाम करने लगे। लड़के ने बर्तन बेचना नहीं छोड़ा, मगर अब उसने ईमानदारी को ही अपना कारोबार बना लिया था। धीरे धीरे एक छोटी सी दुकान बनी, फिर एक घर। मां ने पहली बार चैन की नींद ली। और वह लड़की, वह कभी कभी उस पेड़ की तरफ देखती, जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रही हो। कभी उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती। एक शाम लड़का उसी पुराने पेड़ के नीचे बैठा था। लड़की उसके पास बैठी थी। कुछ याद आता है? उसने पूछा। लड़की ने सिर हिलाया। नहीं, बस दिल को सुकून है। वह मुस्कुरा दिया। हवा चली, पत्ते हिले। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे कहीं दूर नीला सा नूर झलक गया हो, मगर शायद वह सिर्फ एक याद थी, या शायद यह कहानी कभी खत्म ही नहीं हुई थी।